जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम शानदार और ज़बरदस्त वाले अंदाज में चल रही है। आशा है आप सभी बहुत मेहनत अपनी तैयारी को लेकर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर करते हैं और एक शानदार और ज़बरदस्त वाले अंदाज में बहुत अच्छे से अपना सभी रिवीजन करते हैं। तो सभी हमारे साथी आने लग गए हैं। एक बार आपके रिवीजन को मैं चेक कर लेता हूँ, कल की क्लास का एक सवाल पूछकर। और कल हम लोगों ने कुछ बड़ी और छोटी दूरियों के बारे में पढ़ा। तो आप सभी मुझे बताएंगे कि कुछ मापक यंत्र भी हमने पढ़े कि हाईग्रोमीटर का संबंध किससे है। हाईग्रोमीटर का संबंध किससे है? ये एक उपकरण है हाईग्रोमीटर। बताइए हाईग्रोमीटर का संबंध किससे है? गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। राधे कृष्णा डोरीमोन सर, बहुत बढ़िया, एक नया अच्छा नाम तुमने मेरा जो रखा है ना। राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा भाई आपको। हाँ 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 हाँ। तो सभी को ये समझ में आने लग गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नमी से संबंध है, ठीक है। आर्द्रता, नमी। हाई कौन ग्रो करेगा? कल हमने पढ़ा हाई कौन ग्रो करेगा। तो हाई ग्रो करेगा, ऊंचाई पर वो चढ़ेगा पहाड़ों पर जिसको मिलेगी ठंडी ठंडी हवा। तो हाईग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता से, यानी कि ह्यूमिडिटी से। एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, इस बात को मापने के लिए हम हाईग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक हमने कल बड़े अच्छे से समझ लिया था। अब देखिए तीसरा चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, मात्रक और मापन। और तीसरा चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यानी कि गति। चैप्टर का नाम डालेंगे गति। और सबसे पहले हम इसी बात को समझें कि आखिर ये गति है क्या। तो सबसे पहली हेडिंग ही इसमें क्या रहेगी? गति, यानी कि मोशन है क्या। देखो, मोशन को समझने के लिए एक चीज और समझिए आप, विराम। विराम का मतलब हो जाएगा रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? अब दो चीजें समझिए आप, एक तो समय समझिए और आपके द्वारा तय की गई दूरी समझिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ऐसे खड़ा रहूं तो कौन सी चीज लगातार बढ़ती रहेगी? तो आप कहोगे भैया जी समय लगातार बढ़ता रहेगा। देखो, समय को आप कभी भी नहीं रोकोगे, ठीक है। समय को आप कभी भी नहीं रोकोगे, टाइम को आप कभी भी नहीं रोक सकते हो, लेकिन अपने द्वारा तय की गई दूरी को तो रोक सकते हो। तो समय लगातार बढ़ रहा है और मेरे द्वारा तय की गई दूरी या मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मैं कहूंगा वस्तु विराम में है, बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब विज्ञान की भाषा में, देखो बड़ी सीधी सी बात है यार, रेस्ट का मतलब रुका हुआ। विज्ञान की भाषा में क्या है कि भाई समय के साथ स्थिति में कोई चेंज ना होना। लेकिन अगर मैं चल दूं, टुकड़ुक 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 चल दूं, तो समय भी बदल रहा है और मेरी स्थिति भी बदल रही है। भाई मान लो अभी 8:12:10 पर मैं यहां हूं, और अभी मैं चल दिया 8:12:20 पर मैं यहां आ गया, तो 10 सेकंड में मेरी स्थिति बदल गई है। इसी चीज को हम कहते हैं, जो आपने अभी देखा, इस चलने फिरने को ही विज्ञान की भाषा में हम गति कह देते हैं, मोशन कह देते हैं। तो गति का अर्थ क्या होता है, मोशन का अर्थ क्या होता है? मोशन का अर्थ होता है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि इन चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी विद टाइम। एक बार सभी थम्स अप करो कि ठीक है, हमें गति की परिभाषा समझ में आ गई है। सर कल आपने हेडिंग में विमा लिखाई थी, उसका क्या? अरे विमा तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ये उम्मीद आप मत करिए कि विमा को हम एक साथ रट लेंगे, सारी की सारी विमाओं को। मैंने बता तो दिया कल आपको कि तीन, आपको जितनी भी मूल राशियों के, मूल मात्रकों के संकेत हैं, उसके हर एक संकेत के साथ एक विमा है। जैसे मीटर के लिए एल लिखेंगे, केजी के लिए एम लिखेंगे, समय के लिए टी लिखेंगे।
तो बस आपको अभी को उतना ही याद करना है। अब जैसे जैसे राशि आती चली जाएंगी वैसे वैसे हम विमा पढ़ते हुए चले जाएंगे, उनको रटना नहीं है। कल आपने थंबनेल में लिखा था कि रिजल्ट आ गया, नहीं नहीं नहीं, गलत बात आप कह रहे हैं। आप मेरा थंबनेल देखिए, मैं कभी भी वीडियोस में ऐसा नहीं लाता हूं, हम आरडब्ल्यू कभी ऐसा नहीं करता कि हम थंबनेल पर कुछ और लिखें और अंदर कुछ और हो। असल में दिक्कत क्या है, देखो मैं तो पिछले 3 दिनों से कोई वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया कि 21 और 22 को रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चे बहुत परेशान थे 21 और 22 में, जबकि मैंने 21 और 22 जैसी कोई डेट नहीं बताई। तो बच्चे बड़े परेशान थे और वो लगातार मेरे पास, और बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियो ला रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, आर्मी का रिजल्ट आ चुका है, आर्मी का रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चे फिर सीधा मुझसे पूछते हैं कि भैया रिजल्ट आया है या नहीं आया है। अलग अलग वीडियोस में कमेंट करते हैं, हर दिन क्लास में कमेंट होते हैं, मैं हर दिन बताता भी हूँ रिजल्ट नहीं आया। उससे पहले 3-4 दिन पहले मैंने एक आपसे कहा था वीडियो बना के कि आप रिजल्ट निकालना सीख लो, ताकि कोई भी आपका बेवकूफ़ ना बना पाए। हर आदमी आपकी मतलब भोले भाले हैं, आप सीधे साधे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो मैंने तो आपको ये सिखाया था कि आगे किसी की बातों में नहीं आना। भाई मैं भी हर टाइम आपके साथ अवेलेबल नहीं होता हूँ, हालांकि जब ज़्यादा डिमांड आती है किसी चीज़ की मैं तुरंत वीडियो ले आता हूँ या शॉर्ट बना देता हूँ, लेकिन जैसे ही आपके मन में डाउट आया उस समय पर तो मैं उपलब्ध नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप रिजल्ट देखना सीख लो। बच्चे 3 दिन से लगातार फिर भी परेशान थे, वो नहीं निकाल पा रहे थे रिजल्ट, रिजल्ट आया ही नहीं है। तो मैंने थंबनेल ये बनवाया था कि क्या रिजल्ट आ गया है, और क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था। अगर रिजल्ट आने का थंबनेल में बनाता तो मैं यही कहता कि रिजल्ट आ चुका है, कैसे देखें। प्लीज़ आप कभी भी गलत इंटरप्रिटेट मत करना। मैं कभी भी व्यूज़ के लिए या आपकी लाइव काउंटिंग दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें तो कभी आरडब्ल्यूए नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट है, इतना तो भरोसा आप बनाए रखिए आरडब्ल्यूए पर। ठीक है भाई, चलिए। तो गति हो गई कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अब बात आती है कि एक वस्तु कितने तरीके से चलती है, एक वस्तु कितने तरीके से चल सकती है। रिजल्ट कब आएगा, अब वही चीज़ है ना, आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है। मैंने वीडियो देखो, मैंने कहा था आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आपका ये डाउट ही खत्म हो जाएगा। एक बार प्लीज आप उस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से सुनना हर एक शब्द को। आपका ये डाउट है, अभी भी आप वही चीज पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने वही चीज तो बताई है, एक बार आप देखना उसको जाके, ठीक है। अच्छा चलिए, तो मुद्दा आता है कि गति कितने तरीके से हो सकती है। देखो विज्ञान में गति केवल और केवल 3 तरीके से संभव है। कैसे संभव है, आप जहां भी बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो अपनी सीट के कोने को देखिए, घर में बैठे हुए हैं तो कमरे के कोने को देखिए। कमरे के कोने को देखने के बाद आप क्या पाएंगे कि वहां से 3 दिशाएं निकल रही हैं। क्लियर है, विज्ञान में हम केवल इन्हीं 3 दिशाओं को मानते हैं, इसके अलावा और कोई दिशा हम नहीं मानते। आप कमरे के कोने को देख रहे होंगे तो वहां से कुछ ऊपर की तरफ निकल रहा होगा, या ऊपर के कोने को देख रहे होंगे तो नीचे कुछ निकल रहा होगा, तो ये एक दिशा है। ऐसे सीधा सीधा चलना बिल्कुल एक दिशा है। यानी कि आप अगर ऐसे चलते हैं ऊपर नीचे तो हम उसको कहते हैं कि ये एक डायरेक्शन है, ये एक दिशा है। ठीक है भाई, अगर अब आप देखें नीचे वाली इधर की दिशा को या इधर के कॉर्नर को देख रहे होंगे तो ये एक दिशा है। तो इस तरह से भी एक दिशा आपकी बनती है। ठीक है, ये एक दिशा हो जाएगी इस तरह से। ये एक दिशा हो जाएगी। दिशा का मतलब क्या है, देखो इस वाली दिशा का मतलब क्या है कि चाहे आप ऊपर चलो चाहे आप नीचे चलो, ये पूरी एक ही दिशा है। ऐसा नहीं है ऊपर चलना एक दिशा, नीचे चलना एक दिशा, नहीं, ये केवल एक दिशा है। उसके अलावा आप अगर फर्श पे चलोगे, जमीन पे चलोगे, तो ये ऐसे ऐसे चलना एक दिशा है, ऐसे चलो और बस ऐसे चलो। ठीक है, तो 2 दिशाएं क्लियर हो गई आपको, या तो आप ऐसे चलें या तो आप ऐसे चलें। अब देखो एक दिशा बनती है कि आप अंदर बाहर चल सकते हैं। अब अंदर बाहर वाली दिशा कैसे आपको समझ में आएगी, देखो अंदर बाहर वाली दिशा इसमें आपको ऐसे समझ में आएगी कि इस बॉक्स को हम ऐसे बना दें। 1 सेकंड का मुझे बस समय दो, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, और इसमें इसको ऐसे तो यहाँ जोड़ना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये हल्का सा टेढ़ा सा दिखेगा आपको लेकिन समझ जाओगे आप। अब इस बॉक्स में आप अंदर बाहर चल सकते हो। अंदर बाहर का मतलब आप ऐसे भी जा सकते हो और आप इसमें से बाहर की तरफ भी आ सकते हो, तो ये भी एक दिशा है। तो विज्ञान केवल इन 3 दिशाओं को ही अलाउड करता है, एक तो ऊपर नीचे वाली, एक इस तरह की, और एक अंदर बाहर वाली। एक बार सभी थम्स अप करेंगे जी, मुझे समझ में आ गया दिशाएं क्या होती हैं। 3 दिशाएं हमारे पास होती हैं।
इन्हीं 3 दिशाओं के आधार पर हम गति का बंटवारा करते हैं और हम कहते हैं कि गति देखो 3 दिशाओं में संभव है। मोशन के प्रकार कितने होते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया जी हम कहते हैं कि गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है गति का, कि जब कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में चले। अब मान के चलिए आप एक बहुत पतली सी स्टिक ले लेते हैं, एक पतली सी डंडी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए झाड़ू की सीख, और मैंने उस पर एक चींटी को छोड़ दिया, तो चींटी कितनी दिशाओं में चल सकती है? बहुत पतली है डंडी, मतलब इतनी पतली कि अगर चींटी ने जरा सा भी, जैसे डंडी है ना, और चींटी ने जरा सा भी ऐसे चला तो वो गिर जाएगी, या ऐसे चला तो गिर जाएगी, वो बस ऐसे ऐसे चल सकती है। तो पतली डंडी पे जो चींटी है वो केवल कैसे चल सकती है? या तो ऐसे या तो ऐसे। दूसरा, आप रेलगाड़ी की गति सोचिए, रेलगाड़ी पटरियों पर या तो ऐसे चल सकती है या तो ऐसे चल सकती है। मैं उस जगह की बात नहीं कर रहा जहां पर रेलगाड़ी मुड़ रही है, नहीं, जब रेलगाड़ी सीधी चल रही है तो या तो रेलगाड़ी ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी। तो ये सारी की सारी गति कैसी होती है? केवल एक दिशाओं में। तो गति के पहले प्रकार को हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यानी कि एक विमीय गति। तो एक विमीय गति का अर्थ हो जाएगा एक दिशा में गति, एक दिशा में गति यानी कि मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ट्रेन की गति, ट्रेन की गति, मोशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये सबको समझ आया? एक दिशा में गति क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ गतियां बता रहा हूं और आप मुझे बताना कि वो कितनी दिशाओं में गति है। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। चलो, अब मैं आपसे कुछ और गतियों के बारे में चर्चा करूंगा और आप मुझे स्वयं बताना कि ये कितनी दिशाओं में गति है। चलिए यहां लिख लेते हैं ऐसी गतियां। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि आपने अपने घर की छत से एक धागा बांधा, ये एक धागा है, ये घर की छत है, धागा है, और धागे में पत्थर बांधा। उस पत्थर को आप यहां तक खींच कर ले गए ऐसे, और आपने उसको छोड़ दिया। अब देखो ये पत्थर यहां से यहां तक आ रहा है, फिर जा रहा है ऐसे, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। अब मान लो मैं ये पूछता हूं आपसे कि ये पत्थर यहां से लेकर जब यहां तक आया है तो ये कितनी दिशाओं में होकर आया है? अगर आप ऐसे कहते हैं कि भैया इस दिशा में होकर आया है, एक दिशा में होकर आया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भौतिक विज्ञान में ये कोई दिशा ही नहीं होती है। भाई दिशा क्या है? या तो आप ऐसे चलो, या तो आप ऐसे चलो, या तो आप अंदर बाहर चलो। यार ये कोई दिशा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करके लहरा के जा रहे हो। लहराना कोई दिशा नहीं है भौतिक विज्ञान में। अगर आप ये कहो कि नहीं भैया चलो मैं लहराता नहीं हूं, सीधा चला जाऊंगा ऐसे, ये एक दिशा है, मैंने कहा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कोई दिशा नहीं होती है। या तो ये दिशा है, या तो ये दिशा है, या तो ये दिशा है। तो उसने कहा कि भैया सुनो, अगर आप यहां तक जाना चाहते हैं तो आप काम क्या करो कि पहले यहां तक जाओ सीधा सीधा, अगर आप भौतिक विज्ञान के हिसाब से जाओगे, और फिर यहां तक जाओ। तो कितने दिशाओं में होकर गए आप? 2 दिशाओं में होकर गए। या एक तरीका ये भी है, वो कह रहा है, एक भैया कहेगा नहीं भैया मैं तो पहले ऐसे करूंगा, पहले ऐसे जाऊंगा और फिर मैं ऐसे जाऊंगा। अरे भाई कैसे भी चले जाओ, जा तो तुम 2 ही दिशाओं में रहे हो। तो इस तरह की गति को हम क्या बोलते हैं? 2 दिशाओं में गति बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आई है? और भी इसके एग्जाम्पल आप उठाइए। जैसे मान लीजिए आपने एक फुटबॉल को किक किया, ये जमीन है, ग्राउंड है, और यहां पर पड़ी हुई है एक फुटबॉल, ठीक है, और इस फुटबॉल में आपने लात मारी तो ये फुटबॉल ऐसे ऐसे करके जा रही है, जुंग 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 ऐसे, और जमीन पर ये गिर जाती है। अब मैं एक बार अगर आपसे पूछूं कि फुटबॉल यहां से यहां तक जाने में कितनी गति, कौन सी दिशा में गई है, कितनी दिशाओं में गई है, तो अगर आप ऐसे कहोगे भैया ऐसे गई है, तो ये कोई दिशा नहीं है। भौतिक विज्ञान में ये कोई दिशा नहीं होती। तो आप या तो ऐसे कहोगे कि भैया पहले ऐसे गई है फिर ऐसे गई है, या कोई साथी कहे कि भैया पहले ऐसे गई है फिर ऐसे गई है, तब भी तो ये 2 डायमेंशनल मोशन ही है।
तब भी तो ये दो दिशाओं में ही गति है। बोलो क्लियर है कि भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि ये सारे के सारे उदाहरण किस तरह की गति के उदाहरण हैं? ये सारे के सारे उदाहरण द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। या आप मान लो एक रस्सी में पत्थर बांध के और आप उसे डुंग 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 घुमाए जा रहे हो, तो भाई आप एक व्रत पूरा कंप्लीट कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक आपने ये धागा लिया, इसमें एक पत्थर को बांधा और उसको ऐसे ऐसे करके गोल घुमा रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि पत्थर यहां से मान लो यहां तक गया, तो कितने दिशाओं में होकर गया? भाई पहले इस दिशा में जाओगे, फिर इस दिशा में जाओगे, या पहले इस दिशा में जाओगे, फिर इस दिशा में जाओगे। तो ये सारे के सारे उदाहरण 2D मोशन के उदाहरण हैं, द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। लेकिन लेकिन एक फर्क है सभी में कि सब के सब अलग हैं। अगर सबको देखा जाए, देखो ये कुछ इस तरह की गति कर रहा है, यानी कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बॉल केवल यहां तक की गति कर रही है, पत्थर पूरा गति कर रहा है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसके गुण इससे नहीं मिल रहे हैं, हर एक के गुण अलग अलग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देखो है तो ये सब 2D मोशन, आप ऐसे समझो, है तो ये सारे के सारे 2D मोशन, लेकिन उनमें भी सबके गुण अलग अलग हैं। जैसे मान लो कोई फैमिली है, वो फैमिली है मान लो सिंह फैमिली है, तो सिंह फैमिली के जितने मेंबर होंगे, क्या उनके सबके गुण एक जैसे होंगे? समझे आप मेरी बात? तो फैमिली का सरनेम एक हो सकता है, कैटेगरी जितने भी मेंबर होंगे सबके गुण तो अलग अलग होंगे। तो ये फैमिली पूरी 2D मोशन की है, लेकिन हर एक वस्तु के हर एक तरह की गति के गुण अलग अलग हैं। इसलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम। इस किसी को दोलनी गति कहते हैं, किसी को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, किसी को वृत्तीय गति कहते हैं, किसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, किसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको ये बात समझ में आई होगी कि बेशक ये सारे के सारे द्विविमीय गति के उदाहरण हैं, लेकिन हैं सारे के सारे अलग अलग। तो ये कैसी गति हो गई आपकी? 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि द्विविमीय गति। और आप समझ गए होंगे कि द्विविमीय गति में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो द्विविमीय गति का अर्थ है कि दो दिशाओं में गति, दो दिशाओं में गति। इंग्लिश वाले भैया लिख लेना, थोड़ी जगह कम है। मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन 2 डायमेंशंस कह दो या डायरेक्शन कह दो, डायरेक्शन डायमेंशन एक ही बात है, ठीक है। अब क्या त्रिविमीय गति, 4 विमीय गति? देखो 4 तो विमाएं ही नहीं है हमारे यहाँ, 3 विमाओं तक हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, और त्रिविमीय गति भी हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। हम केवल 1 और 2D मोशन पढ़ते हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले 1D मोशन को खत्म करेंगे कि सीधे चलने पर क्या क्या राशियां हमें पढ़नी हैं, और 2D मोशन में क्या क्या राशियां हमें पढ़नी हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। एक बार थम्स अप कर दो कि ठीक है, नोट हो गया और मुझे समझ में आ गया। अभी ना इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, अभी हम इसको बहुत गहराई में पढ़ेंगे, इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। एक बार फटाफट थम्स अप करिए, वो सारे इसी में आ जाएंगे। झूले की गति हो गई, सब इसी में आ जाएंगे। आधे साथी कहते हैं डीप नहीं पढ़ाते हो, आधे कहते हैं केवल बेसिक पढ़ाइए। आप निश्चिंत रहो, जो आपकी परीक्षा का स्तर है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप 1D मोशन। अब एटलीस्ट आपको ये समझ में रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है। 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि एक विमीय गति। इसके आगे अब हम जो भी पढ़ेंगे वो सब 1 डायमेंशनल मोशन का पढ़ेंगे, 1D मोशन का पढ़ेंगे, एक विमीय गति का पढ़ेंगे। तो आप लोग तो ऊपर ही हेडिंग डाल लेना, मुझे पूरी एक स्लाइड चाहिए अगले टॉपिक को समझाने के लिए, इसलिए मैं अगली स्लाइड ले रहा हूं। एक विमीय गति की सबसे पहली राशि और पूरी फिजिक्स की सबसे पहली राशि जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो है भाई लंबाई। अब जैसा कि हमने कहा था कि हर एक चैप्टर में सिर्फ हमें राशियों को पढ़ना है, तो हमारी पहली राशि आ चुकी है और वो है लंबाई। अब लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या होती है? देखिए
हम दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में किसी भी चीज़ को दूरी कह देते हैं, किसी भी चीज़ को लंबाई कहते हैं और विस्थापन शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लंबाई, दूरी, विस्थापन तीनों अलग चीज़ हैं। आप अभी तुरंत समझ जाओगे कैसे। देखो लंबाई क्या होती है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लंबाई के लिए, लंबाई को समझने के लिए। देखो स्कूल के वो दिन याद करो कि जब मास्टर जी, गुरुजी आपसे ऑफिस में भेज के चौक मंगवाया करते थे। जैसे मान लो उन्होंने कहा अंकित से कि अरे भाई अंकित जाइयो जरा चौक लेके आइयो यार। अब अंकित बहुत सीधा साधा लड़का है, ये आपका क्लास है और ये है ऑफिस। अंकित बिल्कुल सीधा जाता है अपने क्लासरूम तक और चौक लेके वापस आ जाता है। अगले दिन अंकित नहीं आया और मान लो जैसे प्रियांशु से उन्होंने कह दिया कि जाइए प्रियांशु भैया चौक ले आइयो। अब प्रियांशु थोड़ा सा रंगीला टाइप का आदमी है, उसने सोचा मौका मिल गया, आज तो मज़ा आ गया। तो वो घूमता घामता जाएगा, इधर उधर क्लासों में घूमता हुआ, नज़र मारता हुआ, ऐसे ऐसे करके। अब अगले दिन फिर से अमित नहीं आया और भैया प्रियांशु तो बहुत समय लगाता है यार, घूम घाम के जाता है। तो उन्होंने मान लो जैसे राजू से कह दिया, राजू भाई है एक हमारे, कि राजू भाई जाइयो जरा चौक लेके आइयो यार। अब राजू भाई तो उनसे भी ऊपर हैं। राजू ने कहा आज ही मौका है बेटा, फिर मौका ना मिले। तो राजू भाई तो और ज़्यादा खूब घूम घाम के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके खूब घूम घाम के जा रहे हैं। तो देखो ए से बी तक तीन तरह के लोग गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मुझे आप ये बताइए कि सबसे कम लंबाई ए से बी के बीच में सबसे कम लंबाई किसने तय की? 1 ने, 2 ने या 3 ने? फटाफट से बताइए सबसे कम लंबाई ए और बी के बीच में किसने तय की है। हाँ मेरा पैर ठीक हो गया है बट अभी थोड़ा सा इसमें और फ्लेक्सेस वगैरह आने बाकी हैं, उसमें समय लगेगा, 1.5 महीने का करीब समय लगेगा, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। 3D नहीं बताएंगे, जिस चीज़ को मैं मना करूंगा ना उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पूछोगे। मैंने कहा था 3D हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब जब तक 1D में भी आप फिर 3D चिल्लाते रहोगे। जब मैंने भाई साहब आपको शुरू में ही कहा था 3D नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट, तो काहे को उस पर टाइम वेस्ट करना है, जो है उसको पढ़ो ध्यान से। और जब पेपर नज़दीक आ जाएंगे ना तब तुम्हें ये उत्सुकताएं सब खत्म हो जाती हैं। तब पेपर नज़दीक आ जाएगा, सिर्फ एक मोटिव रह जाता है कि याद कैसे हो यार इतना सारा, क्योंकि केवल फिजिक्स थोड़ी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। तब समझ में आती हैं, तब नहीं पढ़ते, पूछते हो कि फिर दर दर की चीज़ है। फिर तो ये होता है कि कम कैसे करूँ इसको, जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। भैया ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, फिर पढ़ाई हुए को भी छोड़ दोगे। तो जितना मैं कह रहा हूँ अभी पहले उतने पे फोकस करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, तो सभी का है कि सभी का उत्तर है 1 ने, बहुत बढ़िया। तो ए से बी तक की अगर मैं कहूं कि भाई सबसे छोटी लंबाई जो है, मिनिमम लेंथ जो है, वो है 1 नंबर का रास्ता। और देखो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी लंबाई को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो लंबाई को विस्थापन कब कहा जाता है? कि जब वो सबसे छोटी हो। तो इधर आप हेडिंग डालेंगे विस्थापन, इधर हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट है कि दो बिंदुओं के बीच की मेरे साथ ही नोट करते रहे ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई यानी कि मिनिमम लेंथ बिटवीन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं BW, बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक जाने के रास्ते कितने हैं। तुम कहोगे यार रास्तों की कमी क्या है, रास्ते तो इनफाइनाइट है भाई, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, उसके अलावा ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। तो रास्ते तो अनंत हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं, लेकिन वो सभी विस्थापन से तो बड़े ही होंगे। क्योंकि जब तुमने कह दिया कि भाई सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मान लो एक लाइन लग रही है बच्चों की, उसमें सबसे छोटा बच्चा तुमने आगे लगा दिया, तो पीछे जितने भी बच्चे हैं सब बड़े ही हैं ना उससे, तो बाकी सारी लंबाइयां तो बड़ी हैं। तो विस्थापन के अलावा बाकी सारी लंबाइयों को आप दूरी कह सकते हो। ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। तो डेफिनेशन हम ऐसे ही बनाएंगे कि भाई लंबाई को दूरी कब कहा जाएगा। तो दोस्त लंबाई को दूरी यानी कि डिस्टेंस
तब कहा जाएगा जब वो दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी हो। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कि दो बिंदुओं के बीच की या ऐसे लिखो, हाँ, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के अलावा अन्य सभी दूरियां, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के अलावा अन्य सभी दूरियां, यानी कि ऑल द लेंथ्स बिटवीन टू पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो भैया एक बार थम्स अप करोगे, ठीक है, मुझे समझ में आ गई, मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि विस्थापन क्या होती है और दूरी क्या होती है। फिर इससे बनने वाले और सवालों की तरफ मैं आप सभी को लेकर चलूंगा। पहले एक बार इसके लिए आप मुझे कंफर्मेशन देंगे कि ठीक है भाई, मुझे ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। हाँ, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, दिल्ली पुलिस के नोट्स हैं भी, फिर भी आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको ना यहीं छोड़ना, एक पूरा पेज छोड़ देना, और आगे हम एक चीज नोट करेंगे, सदिश और अदिश राशियां। पहले वैसे ही समझ लो, फिर मैं आपको लिख के समझा दूंगा, इस जगह को यहीं छोड़ देना। इतनी एक चीज आपको समझनी है, सदिश और अदिश राशियां। तो हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग यही तो सीखते आए हैं कि भाई सदिश राशियां कौन होती हैं। तो हमने सीखा कि सदिश राशियां वो होती हैं जिनके लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब भाई सदिश राशियां वो राशियां हैं कि जिनके लिए मुझे परिमाण भी चाहिए और मुझे दिशा भी चाहिए। ये बात हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। और अदिश राशियां कौन होती हैं? अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कौन होती हैं? तो स्केलर वो होती हैं कि जिनके लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। लेकिन ये बात हमने पढ़ी थी, बट समझ में हमें कभी नहीं आई कि यार एक राशि को देखकर मैं कभी नहीं पहचान पाता कि इसमें मुझे परिमाण चाहिए या दिशा चाहिए, बस मैं रट लेता हूं। आओ आज समझते हैं। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया तापमान। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तापमान, शरीर का टेम्परेचर। अब तुम्हें आया बुखार, मान लो किसी को भी आया, यार तुम्हें क्यों आए, किसी को बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें ना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को बुखार है यार, ईस्ट डायरेक्शन में। तुम कहोगे डॉक्टर साहब सुबह सुबह पी ली, ईस्ट डायरेक्शन को कहा मतलब है, मतलब मैं पूरब दिशा में चलूंगा तो 100 को बुखार है, पश्चिम में चलूंगा तो कुछ बदल जाएगा? डॉक्टर कहेगा ना यार बदलेगा तो ना, कि जो चीज़ डायरेक्शन के साथ बदल ही नहीं रही है तो फिर डायरेक्शन उसके साथ बतानी ही क्यों है? तो टेम्परेचर जैसी चीज़, तापमान जैसी चीज़ के साथ मुझे नहीं लगता कि हमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत है। केवल परिमाण से, मैग्नीट्यूड से इसका काम चल जाएगा, संख्या से इसका काम चल जाएगा, डायरेक्शन से इसका काम चल जाएगा। अब तुम गए, मान लो तुम्हारे पास जेसीबी है और तुमने उसको ऑपरेटर चलाने वाला रख रखा है, तुमने कही जेसीबी ऑपरेटर से चला। अब उसने जो जेसीबी की बकेट होती है उसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दिया, तो मिट्टी जो थी वो तो और फैल जाएगी आने की बजाय। तुम कहोगे अरे क्या कर रहा है, वो कहेगा अरे भाई साहब तुम्हें बतानी चाहिए ना कि मैं इस पे बल किधर की तरफ लगाऊं, भाई अंदर की तरफ लगाऊं या बाहर की तरफ लगाऊं। तो जब भी आप बल का इस्तेमाल करोगे, फोर्स का इस्तेमाल करोगे, तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी। तो सदिश राशि का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? सदिश राशि का एक उदाहरण हो जाएगा बल, यानी कि फोर्स। तो फोर्स में आपको बताना पड़ेगा कि भाई 100 न्यूटन का फोर्स लगा, और दिशा भी बतानी पड़ेगी कि ईस्ट डायरेक्शन में लगा, पूर्व दिशा में लगा या पश्चिम में लगा या उत्तर में लगा या दक्षिण में लगा। अब समझ में आया कि बल एक सदिश राशि है, उसके लिए आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तापमान एक अदिश राशि है, उसके लिए केवल आपको परिमाण चाहिए, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। मात्रक तो सब में चाहिए ही चाहिए, उसकी कोई बात ही नहीं है, मात्रक तो छोड़ ही दो।
बोलो भैया, क्लियर है सभी को? ये बात सबको समझ में आई है कि हाँ जी, मुझे समझ में आ गया कि भाई सदिश और अदिश राशियां क्या होती है। अब तुम फिर एक गलती क्या करते हो, तुम क्या करते हो, भैया मैं ना रट्टू तोता हूँ, मैं दुनिया को रट जाऊंगा, तुम मुझे एलियनों के नाम भी बता दोगे ना, मैं पूरे उनके खानदान के नाम रट जाऊंगा, पूरे एलियनों की बस्ती को रट जाऊंगा। तुम क्या करते हो, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तापमान एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, पेपर में आएगा। तापमान कैसी राशि है, तापमान ऐसे। तो तुम जब अंधा रट्टा मारोगे, बिल्कुल अंधा रट्टा मारोगे, कभी भी याद नहीं होंगे वो चीज़ें। इसको कहते हैं खाम अंधा रट्टा मारना। देखो, याद रखने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो वो चीज़ तुम्हें समझ में आए, या उसके साथ कोई ट्रिक जुड़ी हुई हो, या कोई लॉजिक जुड़ा हुआ हो। अगर तुम बिल्कुल ऐसे ऐसे जबरदस्ती रटने की कोशिश करोगे ना कि ये, तुम जिंदगी में कभी नहीं रट पाओगे उसको। तो आपको समझना पड़ेगा या ट्रिक के साथ याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें फॉलो करेंगे। अब मुझसे जैसे आज एक साथी उम्मीद कर रहे थे, भैया तुमने पूरी विमान ना लिखवाई, तो मुझसे यहाँ उम्मीद मत करना ऐसे ही कि तुमने पूरी अदिश सदिश राशि ना लिखवाई। अरे भाई, हर एक राशि के साथ समझते हुए चलेंगे हम कि कौन सी राशि अदिश है। हाँ, तुम्हें ऐसे खूब मजा आता है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। हर एक राशि के साथ ही समझते हुए चलेंगे ना। देखो ऐसे, अब तुम मुझे खुद बताओ कि विस्थापन और दूरी, इनमें से कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तुम सिर्फ ये सोचो कि किस राशि में दिशा का ख्याल रखना है। तो इनमें से चलो सदिश राशि बता दो, वेक्टर बता दो, और दिमाग में ये रखना यार वेक्टर का मतलब दिशा का ख्याल रखना है। तो दूरी में दिशा का ख्याल रखना जरूरी है या विस्थापन में दिशा का ख्याल रखना जरूरी है, बताओ जल्दी से। अरे अजहर भाई, वहीं के वहीं अटके रहोगे। अजहर भाई, ये सवाल नहीं आएगा जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, निश्चिंत रहो। ऐसा ना कि तुम लोग बहुत तरह से सोचते हो, भैया ऐसे पूछ ले तो क्या होगा, वैसे पूछ ले तो क्या होगा। जितना स्क्रीन पे लिखा है उससे बाहर नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहो। तो बताओ दिशा का ख्याल किस में रखना है। बहुत बढ़िया। देखो, 90% साथी ठीक उत्तर कर रहे हैं, कुछ साथियों के दिल में दूरी बस गई है। भाई मैं तुमसे पूछता हूं, दूरी में कौन दिशा का ख्याल रखना है यार। इस आदमी को देखना, ये कभी ऊपर जाता है, कभी आगे जाता है, कभी सामने जाता है, कभी आगे जाता है, कभी नीचे जाता है। इसको तो और कलाकार है, कभी नीचे जाता है, सामने जाता है, ऊपर जाता है, आगे जाता है, नीचे जाता है, कहां दिशा का ख्याल रख रहा है। लेकिन विस्थापन देखो आप, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है और उसे चलना पड़ेगा सीधा। अगर जरा सा भी रास्ते से भटका तो तुरंत विस्थापन नहीं रह जाएगा वो। तो भाई विस्थापन में दिशा का ख्याल रखना है, दूरी में कहाँ दिशा का ख्याल रखना है। दूरी में तो अनबन कुछ भी चले जा रहे हो, तुम इधर उधर कहीं भी भगे चले जा रहे हो, अनशंट को इधर उधर। लेकिन विस्थापन में आपको दिशा का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया जी विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। पॉइंट बना के लिख लें, ऐसे ही लिख लें, चलो ऐसे लिख लो, ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दूरी जो है ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आती है ये बात समझ में। भाई ग्रुप डी का सिलेबस इससे कवर नहीं होगा दोस्त, ग्रुप डी का सिलेबस इससे कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है साहब। चलो अभी इस पेज को खाली छोड़ना, और भी हम चीजें लिखेंगे इस पे, लेकिन ऐसे समझ समझ के। अब आगे आ जाओ, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। देखो न्यूमेरिकल सवाल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल सवाल आएगा कि आप ए से चलते हो और बी तक जाते हो, ठीक है। ए से बी तक की दूरी है 15 किलोमीटर, और आप पुनः बी से चलते हो और सी तक आते हो, और सी की दूरी है 6 किलोमीटर। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस, और आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपके द्वारा तय की गई दूरी और आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा। अब सुनिए कैसे लिखोगे भाई इसको। देखिए, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि का मतलब कोनों दिशा का ख्याल नहीं रखना है। दिशा का ख्याल नहीं रखना, आप यहां से चले थे, यहां तक आए, कितनी दूरी तय की, 15।
आप आगे पीछे, आगे जाओ पीछे जाओ, कोई मतलब नहीं है, सबको उठाओ जोड़ दो, कितनी आ गई 21 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में आगे चलने को अगर आपने प्लस लिया, ये प्लस का लिख दिया हमने, यहां प्लस ना भी लिखने का मतलब प्लस का है, तो भैया जी अगर पीछे चल रहे हो ना तो भाई माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और दिशा का ख्याल रखती है। तो आगे चलने को प्लस और पीछे चलने को माइनस। तो 15 में से 6 गए तो 9 किलोमीटर। ऐसे सवाल में आपसे कोई दूरी पूछे तो 21 और विस्थापन पूछे तो 9। चलो, जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो मेरे भाई दोबारा दूसरा सवाल देखो, इसमें समझ में आ जाएगा, चिंतित मत हो। फिर वही ए से लेकर बी तक आप गए, ए से लेकर बी की दूरी 15 किलोमीटर, बी से लेकर आप आगे सी तक, और यहां की दूरी है मान लो 17 किलोमीटर, कि बी से लेकर सी तक की दूरी 17 किलोमीटर। तो आप ये बताओ कि कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन हुआ। है मेरे प्यारे वतन, बताओ इसका उत्तर। है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। अरे वतन के लिए है भाई। हाँ जी, दूरी कितनी हो जाएगी, तुम कहो भैया सुनो, दूरी में आगे चलो चाहे पीछे चलो, जोड़ते चले जाओ, 15 और 17 32 किलोमीटर। उत्तर भी किसका आएगा, पिल्लस का ही आएगा, है ना, पिल्लस का ही तो आएगा उत्तर भी। अब विस्थापन में आगे चलने को प्लस और पीछे चलने को माइनस, तो कितना बचेगा, प्लस के 15 माइनस के 17। तो आप कैसे कहोगे, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 15 गए तो 2। अरे नहीं, देखो ये जो तुम करते हो ना कि 15 माइनस 17 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये बिजनेस आपका तब चलता है कि प्लस माइनस माइनस जब आप गुणा भाग कर रहे होते हो, कि प्लस में माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, ये तब चलेगा बिजनेस। ये गुणा में चलता है प्लस माइनस माइनस, जोड़ में कैसे देखोगे आप, ये देखोगे ज्यादा किसके हैं, 15 किसके हैं, प्लस के हैं, नहीं भी लगा तो भी प्लस के ही है वो, है ना, ऐसे लिखते नहीं है इसके सामने, प्लस के 15 17 माइनस के, किसके ज्यादा है, माइनस के, कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा हैं, 17 में से 15 गए 2, उत्तर आ गया -2। तो भैया ये हो गया, ये हो गया -2। ठीक है जी। चलो अब चलते हैं साहब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें आपसे क्या कह रहा है कि आप ए से लेकर बी तक गए जो कि 15 किलोमीटर है, और वापस बी से लेकर ए तक ही आ गए, ये भी डेफिनेटली 15 किलोमीटर होगा। तो बताओ भैया दूरी कितनी रही और विस्थापन कितना रहा, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन कितनी है बताओ। इससे बिहार पुलिस नहीं होगा यार, जहां भी स्पेशल साइंस आ रही है वो नहीं होगा, इससे वो साइंस कवर हो जाएगी आपकी जो जीएस के अंडर में आती है। पूनम वर्मा गुड़िया, आपने जो मोहर लगाई है ना ये बिल्कुल गलत लगाई है, अभी देखना आपकी बात गलत हो जाएगी। हाँ नोट्स में लिखने हैं भाई, ये सवाल नोट्स में लिखने हैं, मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि पुरानी जगह को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाओ, वहां थोड़ी सी जगह छोड़ो, आगे नोट करते चले जाइए। ठीक है चलो, तो भैया दूरी कैसी है, दूरी जो है आपकी वो है 15 आगे चलो 15 पीछे चलो तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, और विस्थापन कैसा है, आगे 15 माइनस पीछे 15, 0, उत्तर आ गया 0 किलोमीटर हो गया। एक और सवाल, बस बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, एक लास्ट सवाल और। मान के चलिए आप ए से लेकर बस बी तक गए, कहीं नहीं आए, उसके बाद ए से लेकर बी पर रुक गए, कितनी दूरी कितना विस्थापन बताओ, कितनी डिस्प्लेसमेंट और कितनी डिस्टेंस, आप सभी उत्तर करो इस चीज का, इस चीज का उत्तर आप सभी करिए। तो आप कहोगे कि भैया देखो यहां से यहां तक गए यार, दूरी भी 15 है और विस्थापन भी कैसा है 15 ही है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, बहुत मजे की बात है, देखो सवाल आएंगे सवाल कर देंगे हम ऐसे, इसके साथ हमने एक चीज और सीखी। कैसे सीखा हमने एक चीज, हमने ऐसे सीखा
कि आप चारों तरह के सवाल में देखिए, इससे ज्यादा संभावनाएं नहीं बन सकती सवाल की, इससे ज्यादा वेरिएशन क्या होगा। तो आप चारों तरह के सवाल में देखिए और दूरी पे नजर मारिए कि दूरी हर एक सवाल में प्लस की मिलेगी आपको। भाई यहां भी दूरी प्लस में है, यहां भी दूरी प्लस में है। अरे ऐसा नहीं है कि प्लस लगाओगे तो ही प्लस आएगा, ये प्लस में ही है। यहां भी दूरी प्लस में है और यहां भी दूरी प्लस में है। लेकिन अगर आप नजर मारें विस्थापन पर, तो विस्थापन कहीं प्लस में भी है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां जीरो है, यहां प्लस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि दूरी हमेशा प्लस में रहती है, जबकि विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बोलो आई बात समझ में? इस बात को शायद अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमने इसको समझ लिया और समझने के बाद यहां लिख देते हैं कि भैया विस्थापन जो है ना, ये धनात्मक, ये धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि कैन बी, मैं इंग्लिश में ना ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव, थोड़ी जगह कम है ना मेरे पास, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या कहती है? आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि भैया मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी, यानी कि मैं सदैव धनात्मक रहूंगी, मैं हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। ये सब सवाल ही तो लिख रहा हूं महाराज जी मैं। पूछेगा विस्थापन कैसी राशि है? सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। दूरी कैसी राशि है? सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन होंगे विस्थापन होगा, दूरी होगा, चाल होगा, वेग होगा। तो सवाल हजार बन जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। सवालों को तो तोड़ मरोड़ के कितना ही पूछ ले, बात ये नहीं है, बात है कंसेप्ट क्लियर होना, इसको कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ एक बार कि हाँ जी मुझे बात क्लियर समझ में आ गई है। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी 100% हो जाएगा। ठीक है भैया जी, तो इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं। सवालों को कभी भी रटने की कोशिश मत करिए, आप कंसेप्ट समझिए। आपने ये समझ लिया, सवाल 100 बना दूं मैं, सबके उत्तर कर दोगे तुम। लेकिन अगर 100 सवाल देने के बाद 101वां सवाल दूं, वो नहीं कर पाओगे। बट यहाँ 100 छोड़ो, 200 सवाल कर दोगे। तो अब फोकस करना है आप सभी को कि भाई मुझे कंसेप्ट समझना है, और ऐसा केवल फिजिक्स में नहीं, कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट में आपको करना है। यही एक तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत बनाने का अपनी। तो हमने कौन कौन सी राशि पढ़ ली? लंबाई पढ़ ली, विस्थापन पढ़ ली, दूरी पढ़ ली। ठीक है, चलो अब देखो एक सवाल आएगा आपसे और सवाल पूछेगा, एक बहुत गहरा सवाल मैं बता रहा हूं। ये सवाल अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं इस सवाल का उत्तर। ये तो आसान सवाल हो जाएंगे अब आपके लिए कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है। दूरी कैसी राशि है? अदिश है। विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, जीरो, ये तो कर ही दोगे। लेकिन एक देखो घुमा के सवाल पूछेगा और वो कहेगा लंबाई कैसी राशि है? एक सवाल लिख लेते हैं, बड़ा गहरा सवाल बता रहा हूं मैं आपको। सवाल है लंबाई है, लेंथ इज। अगर सच में इसका उत्तर कर दिया ना तुमने, तो मान लो कि बहुत गहरी पढ़ाई कर ली तुमने इस लेवल पे। सदिश समझ के करना थोड़ा सा, मैं लंबाई पूछ रहा हूं। अदिश सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि ए एंड बी बोथ। और डी में मैं लिखता हूं नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आपको उपरोक्त में से कोई ठीक ना लगे तो ये उत्तर है, फिर मतलब उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। बताओ, मैंने लंबाई कहा है। लंबाई, लंबाई एक कैसी राशि है? लेंथ एक कैसी क्वांटिटी है? अब सोच समझ के उत्तर करिए। ना मैं दूरी पूछ रहा हूं, ना मैं विस्थापन पूछ रहा हूं।
तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो आप ये कहेंगे कि यार लंबाई से तो दोनों ही चीजें निकल रही है ना। लंबाई के अंदर दूरी भी है, विस्थापन भी है, डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो लंबाई तो दोनों तरह की राशि हुई। अगर लंबाई का विस्थापन रूप पूछोगे तो सदिश है, और दूरी रूप पूछोगे तो अदिश है। लेकिन लंबाई तो दोनों तरह की राशि है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक राशि दोनों तरह की होगी? 100% हो सकता है। बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो दोनों तरह की है। तो लंबाई को आप सदिश भी कह सकते हो, अदिश भी कह सकते हो। आपसे कोई कहे यार ऐसे कैसे, तुम कहोगे क्लियर सवाल पूछो। फिर तुम या तो मुझसे विस्थापन पूछो या दूरी पूछो। भाई लंबाई कहोगे तो मैं तो दोनों ही बातें बताऊंगा ना। विस्थापन जो है, अगर इसका विस्थापन रूप पूछोगे तो वो सदिश है यानी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर दूरी रूप पूछोगे, लेंथ रूप पूछोगे, डिस्टेंस रूप पूछोगे सॉरी, तो वो अदिश है यानी स्केलर है। क्लियर? ये बात सबको समझ आनी चाहिए। तो फिर हम अगली राशि पर चल सकते हैं, और अगली राशि है हमारे पास चाल। अगली राशि है हमारे पास चाल। हेडिंग डाल लेंगे आप, अगली राशि चाल। हर एक चैप्टर में सिर्फ हमें राशियां ही तो पढ़नी है। चाल यानी कि स्पीड। चलिए, क्लियर सभी को? ओके। देखो चाल में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, स्पीड में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चाल को पढ़ते समय मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूं। अच्छा टाइम खत्म हो गया? अरे अब तो यार टाइम का पता ही नहीं चला, सच में मेरी तो नजर अभी गई है घड़ी पे। चलो कोई बात नहीं, इसको कल शुरू करेंगे, है ना। इसको हम लोग कल शुरू कर लेंगे फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे तो मतलब सच में पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। 8:55 हो गए। मेरी अगली क्लास भी है 9 बजे से, और उसके लिए बोर्ड भी थोड़ा सा तैयार करना है। तो भाई आज की क्लास मुझे लगता है बहुत अच्छी रही। बहुत सारे कंसेप्ट हमने इसमें सीखे। और मैं फिर से आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी रटने पे फोकस ना करें। कुछ कुछ चीज़ें होंगी भी जो हमें सीधी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको सीधी याद ना करके उनके साथ कोई ट्रिक जोड़ेंगे, या चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें बस हम रखेंगे, या तो समझ या तो ट्रिक। अंधा रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, अंधा रट्टा कभी याद नहीं रहेगा आपको। चलिए, तो इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को ना रिवाइज करके आना। एक रिक्वेस्ट और है, कल की क्लास सिर्फ उनको समझ में आएगी जो आज की क्लास को पूरी को फिंगर टिप्स पे याद करके आएंगे। क्योंकि देखो ना, चाल में क्या है, दूरी है, समय है। दूरी ही हमने पीछे पढ़ी है, तो दूरी और विस्थापन से जुड़ी हुई चीज़ें ही कल चलेंगी। इसलिए आप सभी से परम निवेदन है कि आप सभी आज की चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लीज़ पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा। आप मुझसे बस कल ये मत पूछना कि देखो मैंने खूब जान लगा के समझाया कि विस्थापन क्या है, लंबाई क्या है, दूरी क्या है। बस कल ये ना कहना कि विस्थापन क्या है। फिर थोड़ा सा ये लगेगा कि यार पुरानी चीज़ों पे डिस्कशन हमारा होता रहेगा, ऐसे तो सिलेबस हमारा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।